हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी आइल्स की रीडिंग के बारे में, क्योंकि बहुत बच्चे मानते हैं कि जो आइल्स रीडिंग मॉड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लेकिन गाइस, ऐसा नहीं होता है। हमें जस्ट राइट टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत होती है। ये जस्ट ट्रिकी होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आप क्यों इसमें 5.5 पर स्टक होते हो, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या रीजंस होते हैं जिसके कारण आपके बैंड स्कोर रीडिंग में 5.5 या फिर 5 तक रह जाते हैं। सो डोंट वरी, मैं आपको हर एक टिप्स एंड ट्रिक्स स्टेप बाय स्टेप टीच करूँगी। अगर तो आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ओके गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले हमने करना क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स को बताऊंगी कि जो वन वर्ड की होती हैं उसको हमने कैसे करना है। ओके, सो हमारा जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अभी बोला है, इफ़ यू कम बाय कार, अगर आप कार से आते हो, डैश विल टेल यू वेयर टू पार्क। कौन पर्सन है जो आपको बताएगा कि आपने कार को कहाँ पे पार्क करना है। हमने उस पर्सन को फाइंड आउट करना है जो आपको बताएगा कि आपने कार को कहाँ पे पार्क करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अगर आप कार से आते हो तो कौन पर्सन है जो आपको बताएगा कि आपने कार को कहाँ पे पार्क करना है। ओके, हमने उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना है जो हमें प्लेस बताएगा पार्किंग की। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड है वो कार हो गया। ठीक है, पार्क हो गया। ये दो हमारे हो गए कीवर्ड। सबसे पहले कीवर्ड होता क्या है, जो पूरी लाइन में मेन बात किस चीज़ की गई है वो होता है हमारा कीवर्ड। आप देखो, कार की बात हो रही है कि कार को क्या करना है, पार्क। ठीक है, बताएगा कौन, वो हमने आइडेंटिफाई करना है। सो अब हम कार और पार्क की हेल्प से हम क्या करेंगे, लोकेशन पर जाएंगे। जिन बच्चों को लोकेशन में प्रॉब्लम आती है वो कीवर्ड को पिक करना सीख लें, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और काफ़ी बच्चे क्या बोलते हैं कि मैम हमें लोकेशन भी मिल जाती है लेकिन हमें राइट आंसर नहीं मिलता। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन होती है अंडरस्टैंड नहीं होती। जब तक आपको क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं होगा और लोकेशन जहाँ भी आपको मिली है वो आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी, तब तक आपको राइट आंसर कभी नहीं मिलेगा। ओके, सो आप देखो मैं कैसे सॉल्व करती हूँ, जस्ट वही स्ट्रैटेजी को यूज़ करो। पहली बात तो आपको एक रीडिंग करने की दिन में ज़रूरत होती है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, 3-4 रीडिंग करते हैं एक दिन में, जो इंटायरली मेरे अकॉर्डिंग यूज़लेस है। ठीक है, अगर आप में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, कोई 3 मंथ्स 4 मंथ से प्रेपरेशन कर रहा है लेकिन फिर भी उनके बैंड स्कोर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस कर रही हो वो है ही रॉन्ग मेथड। आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो। कैसे लेना है, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको टीच करती हूँ आप उसको एक बार फॉलो करके देखो, बहुत इफ़ेक्टिव होगा। जस्ट ये बात दिमाग से निकाल दो कि रीडिंग डिफ़िकल्ट होती है। आपने जस्ट यही कंसीडर करना है कि रीडिंग बहुत इजी है, हम इसको इजीली कर सकती हैं। ठीक है, जब तक आपका माइंड सेट अच्छा नहीं होगा तब तक तो कुछ भी चीज़ पॉसिबल ही नहीं होती है। सो आपने जस्ट यही कंसीडर करना है कि रीडिंग इजी है, मैं इसको कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ठीक है, ऐसा आपने कभी भी नहीं सोचना है कि ये डिफ़िकल्ट है। ओके, क्योंकि जब मैं खुद भी प्रेपरेशन कर रही थी आइल्स एग्ज़ाम की, सो मुझे भी रीडिंग मॉड्यूल बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, लेकिन मैंने अपने आप को अमीलोरेट किया। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने अपनी मेंटालिटी को चेंज किया कि जो आइल्स का जो रीडिंग मॉड्यूल है वो बहुत इजी है, जस्ट कंसंट्रेशन के साथ करो। 3-4 रीडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती हमें, एक रीडिंग को करो, देन उसको देखो आपका आंसर कितने करेक्ट हो रहे हैं, और जो रॉन्ग है उसको अच्छे से एनालाइज करो। 3-4 घंटे लगाओ, एनालाइज करो। इनिशियल डेज में आप ये मत ज़्यादा फोकस करो कि मैंने 1 घंटे में ही सॉल्व करनी है। पहले आप अपना कंसंट्रेशन है उसको अमीलोरेट करो। मैं कोई भी न्यूज़पेपर, नॉवल किसी को नहीं मैंने रीड किया, मैं जस्ट आइल्स की एक रीडिंग करती थी। उसको बहुत अच्छे से देखना है, जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे उसको मैं आइडेंटिफाई करती थी कि इसके पीछे रीज़न क्या है।
ठीक है। तो ऐसे आप लोग करोगे तो बहुत हद तक आप में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो हमने कार और पार्क को हमने फाइंड आउट करना। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो मुझे कार की जगह व्हीकल मिल चुका है, पार्क की जगह डायरेक्ट पार्क कार भी मिल चुका है। सो सारे कीवर्ड मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इसलिए मैं मेक श्योर हो गई हूँ कि मेरी जो लोकेशन है वो यही है। तो अब हम रीड करते हैं। इफ़ यू आर ड्राइविंग अ व्हीकल, अगर आप कोई व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो, सो आपने कहाँ पे इन्फॉर्म करना है, रिसेप्शन पे इन्फॉर्म करना है। बहुत बच्चे आंसर क्या लिखाएंगे, रिसेप्शन। लेकिन गाइस आप देख सकते हो कि रिसेप्शन के साथ कोई भी बात नहीं की कि वो आपको पार्किंग एरिया के बारे में बताएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई रिसेप्शन नहीं आएगा। आगे देखते हैं। दे विल कंडक्ट सिक्योरिटी, जो रिसेप्शन वाले हैं वो किसके साथ कंटेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी के साथ कंटेक्ट करेंगे। हु विल आइडेंटिफाई द एरिया वेयर यू शुड पार्क योर कार, जो रिसेप्शन वाले हैं वो किसके साथ कंटेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी के साथ। और जो सिक्योरिटी वाला है वो आपको बताएगा कि आपने अपनी कार को कहाँ पे पार्क करना है। सो आंसर क्या हुआ, सिक्योरिटी। रिसेप्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास सिर्फ आप जाओगे, फिर वो रिसेप्शन वाले किसके साथ कांटेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी के साथ, जो आपको बताएगा कि आपने कार को कहाँ पे पार्क करना है। सो दैट्स वाई हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो क्या हो गया, सिक्योरिटी। अब हम सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। एडवाइस ऑन डैश कैन बी सीन ऑन नोटिस बोर्ड, किस चीज़ की है एडवाइस दी हुई है नोटिस बोर्ड के ऊपर, किस चीज़ की एडवाइस है, किस चीज़ की इंस्ट्रक्शंस है वो लगाई हुई है नोटिस बोर्ड के ऊपर। वो हमने फाइंड आउट करनी है कि किस चीज़ के बारे में नोटिस बोर्ड के ऊपर बताया गया है। ओके, तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो मुझे एडवाइस की जगह इंस्ट्रक्शन मिल गया, नोटिस बोर्ड मुझे क्लियरिटी से मिल चुका है, डिस्प्ले की जगह वहाँ पे हमें सीन गिवन था। सो सारे कीवर्ड मुझे एक लाइन में मिल चुके हैं। सो दैट्स वाई मैं मेक श्योर हो गई हूँ कि मेरी जो लोकेशन है वो यही है। हमने देखना क्या है कि किस चीज़ की इंस्ट्रक्शन है वो नोटिस बोर्ड के ऊपर लगी हुई है। ठीक है, फॉर योर ऑन सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए आपने फॉलो करनी है इंस्ट्रक्शंस जो नोटिस बोर्ड के ऊपर लगी हुई है। अब इसका आंसर काफ़ी बच्चे इंस्ट्रक्शंस लगाएंगे, लेकिन ये आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस का अल्टरनेटिव वर्ड है एडवाइस का। ठीक है, एडवाइस का ये अल्टरनेटिव वर्ड है। डिस्प्ले किसका है, सीन का। और नोटिस बोर्ड तो हमें डायरेक्टली मिल चुका है, लेकिन किस चीज़ की इंस्ट्रक्शंस हमें नोटिस बोर्ड के ऊपर मिलेगी, वो है सेफ्टी के लिए। उसने बोला ना कि अगर आप खुद की सेफ्टी चाहते हो तो आपको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ेगा जो डिस्प्ले हैं किसके ऊपर, नोटिस बोर्ड के ऊपर। सो हमारा आंसर क्या हो गया, सेफ्टी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हमारा आंसर सेफ्टी क्यों आया, क्योंकि उसने हमें बोला है कि अगर आप खुद की सेफ्टी चाहते हो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो इंस्ट्रक्शंस नोटिस बोर्ड के ऊपर लिखी गई है, डिस्प्ले की गई है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, you will need to obtain authorization before touching equipment such as dash। उसने क्या बोला कि आपको अथॉरिटी की परमिशन की ज़रूरत है अगर आप कोई इक्विपमेंट को टच करना चाहते हो। जैसे कि आपने फाइंड आउट करना है कि कौन सा इक्विपमेंट है जिसको आप टच करना चाहते हो, उससे पहले आपको परमिशन की ज़रूरत है। ओके, सो हमारा जो कीवर्ड है वो क्या हो चुका है, टच। ठीक है, ऑथराइजेशन, इक्विपमेंट, ये हमारे हो गए कीवर्ड। इनकी हेल्प से हमें लोकेशन मिल जाएगी और वहाँ पे हमने एक दो लाइन को रीड करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा कि कौन सा इक्विपमेंट है। अगर हम उसको टच करना चाहते हैं तो पहले हमें परमिशन की ज़रूरत है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो मुझे अथॉरिटी की बात यहाँ पे मिल चुकी है, इक्विपमेंट की जहाँ पे मिल चुकी है, और टच मुझे यहाँ पे मिल चुका है। सारे कीवर्ड मुझे एक लाइन के अंदर अंदर मिल चुके हैं। सो दैट्स वाई मैं मेक श्योर हो गई हूँ कि मेरी लोकेशन यही है। अब हमने रीड करना है और इक्विपमेंट को फाइंड आउट करना है कि कौन सा इक्विपमेंट है। ठीक है,
डो नॉट एंटर रिस्ट्रिक्टेड एरिया और टच एनी मशीनरी और अदर इक्विपमेंट अनलेस ऑथराइज्ड। उसने क्या बोला, आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जा सकते, टच नहीं कर सकते मशीनरी को और कोई भी दूसरे इक्विपमेंट्स को जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती, जब तक अथॉरिटी आपको अलो नहीं करती। अब इक्विपमेंट की बात हमें यहाँ पे मिल चुकी है। इक्विपमेंट है कौन सा? मशीनरी। मशीनरी क्या होता है? एक इक्विपमेंट होता है, देख सकते हो आप। उसने बोला एनी मशीनरी, कोई भी मशीनरी और दूसरे इक्विपमेंट्स, मींस मशीनरी है वो क्या है? एक इक्विपमेंट का पार्ट है, क्योंकि इसीलिए उसने बोला और भी इक्विपमेंट, अदर्स इक्विपमेंट। एक उसने मशीनरी बोल दिया और फिर बोल दिया अदर इक्विपमेंट्स, मींस इसके जैसे और भी इक्विपमेंट्स। सो हमारा आंसर क्या हो गया? मशीनरी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परमिशन फ्रॉम द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इफ़ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ डैश। परमिशन है मैनेजमेंट की, ज़रूरी है अगर आप लोग करना चाहते हो क्या, वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आप लोग इस चीज़ को करना चाहते हो तो आपको मैनेजमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी है। ठीक है, कीवर्ड क्या हो गया? परमिशन, मैनेजमेंट। ठीक है, किस चीज़ के लिए परमिशन चाहिए वो हमने आइडेंटिफाई करना है। जब हम लोग यहाँ पर आए तो मुझे परमिशन यहाँ पे मिल चुका है, मैनेजमेंट मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, हमने देखना क्या है, किस चीज़ के लिए हमें चाहिए क्या? परमिशन। Unless you host has previously obtained permission from the institute management, photography, whether still or video, is not permitted in any part of the campus। उसने क्या बोला, जब तक आपका जो होस्ट है वो परमिशन नहीं ले लेता किससे? मैनेजमेंट से, तब तक आप लोग फोटोग्राफी नहीं कर सकते। सो हमारा आंसर क्या हो गया? फोटोग्राफी, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन था कि परमिशन लेना ज़रूरी है अगर आप लोग क्या करना चाहते हो, तो वो क्या हो गया हमारा? फोटोग्राफी। ये वीडियो क्यों नहीं आया? क्योंकि ये फोटोग्राफी में ही एडअप होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? फोटोग्राफी। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इंस्टीट्यूट डज नॉट प्रोवाइड अ डैश फॉर चिल्ड्रन विजिटिंग द कैंपस। जो इंस्टीट्यूट है वो क्या चीज़ नहीं देगा? किनको? चिल्ड्रन को जो कैंपस में आएंगे। ठीक है, जो चीज़ नहीं अवेलेबल होगी चिल्ड्रन के लिए उसको हमने फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ बच्चों को नहीं प्रोवाइड की जाएगी कैंपस में। ओके, सो चिल्ड्रन हमारा कीवर्ड हो चुका है। अब हम देखते हैं कहाँ पे हमें मिलेगा कि क्या चीज़ नहीं मिलेगी बच्चों को। तो चिल्ड्रन मुझे यहाँ पे मिल चुका है, कैंपस की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, और एक मुझे चिल्ड्रन यहाँ पे मिल चुका है, विजिटिंग मुझे यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, विजिटिंग वहाँ पे हमें गिवन था, आप देख सकते हो, फॉर चिल्ड्रन विजिटिंग द कैंपस। क्या चीज़ नहीं मिलेगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। सो हम यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। शुड ओनली बी ब्रॉट ऑन कैंपस इफ द इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट हैज़ प्रीवियसली एग्रीड टू दिस। ओके, नो नर्सरी फैसिलिटी आर अवेलेबल फॉर विजिटिंग चिल्ड्रन। आपको क्लियरली आंसर क्लियर होगा कि क्या आएगा? नर्सरी उनको नहीं अवेलेबल होगी चिल्ड्रन को। अब फैसिलिटी आंसर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमारा जो आंसर है वो वन वर्ड का है। क्या चीज़ उनको नहीं मिलेगी? वो है नर्सरी। नर्सरी उनको नहीं मिलेगी। ओके, सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या हो गया? नर्सरी। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन है, यू शुड कॉल 3333 इफ एनी काइंड ऑफ डैश अकर। कि अगर ये चीज़ होती है तो हमने इस नंबर पर कॉल करनी है। उस चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ होने पर हमने 333 पर कॉल करनी है। सो जब हम यहाँ पर आए तो 33 मुझे यहाँ पे मिल चुका है, फ़ोन की जगह मुझे कॉल मिल चुका है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ होने पर हमने इस नंबर पर कॉल करनी है।
इन द इवेंट ऑफ एक्सीडेंट कॉल 3333। उसने क्या बोला, अगर वहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो आपने इस नंबर पर कॉल करनी है। सो हमारा आंसर क्या हो गया, एक्सीडेंट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि इसका आंसर एक्सीडेंट क्यों आया। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। अब हम लिस्ट ऑफ हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली काफ़ी सारे बच्चों को लिस्ट ऑफ हेडिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन गाइस मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगी ताकि जो भी आपके डाउट्स हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग से रिलेटेड वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगर अब तक आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं फिर हमारा लिस्ट ऑफ हेडिंग। सबसे पहली जो मेरी टिप है वो यही है कि आपने पहले ये काउंट करने हैं कि आपको पैराग्राफ्स कितने गिवन है। आप देख सकते हो कि हमें 8 पैराग्राफ्स गिवन है और हमें 11 लिस्ट ऑफ हेडिंग गिवन है। तो इट मीन्स जो हमें 3 लिस्ट ऑफ हेडिंग है वो जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। आपने क्या करना है, जब आप घर में भी प्रैक्टिस करिए हो या फिर आप एग्ज़ाम देने वाले हो, अपने साइड में ऐसे पेंसिल के साथ लिख लेना है कि 3 मुझे एक्स्ट्रा गिवन है। अगर आप ऐसा लिखोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। ऐसे मैंने खुद किया था, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये टिप्स हैं। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लोगे। ओके, सो अब हम रीड करते हैं पैराग्राफ 1। सबसे पहले मैं सिर्फ आपको हिंदी में बता देती हूँ कि मेन बात इसमें क्या की है। सबसे पहले उसने बोला कि सैलिसिलिक एसिड 5th सेंचुरी में बनी थी। हिपोक्रेट्स ने बनाई थी। कहाँ से, बार्क ऑफ द वाइट ट्री से उसने बनाई थी। पहले ये फीवर और पेन के लिए यूज़ की जाती थी। फिर किसकी फॉर्म में आई, ये डिस्टिल्ड की फॉर्म में आ गई। देन ये केमिकल की फॉर्म में आ गई। देन उसके बाद इसको टैबलेट की फॉर्म में लाया गया। ठीक है, पहले क्या थी, डिस्टिल्ड की फॉर्म में थी, फिर केमिकल में आ गई, फिर टैबलेट की फॉर्म में आ गई। बनाई किसने, या हिपोक्रेट्स ने 5 सेंचुरी में बार्क ऑफ द वाइट विलो ट्री से इसने बनाई थी। सो अब हम मैच करते हैं। अब पब्लिक की बात नहीं हुई, डाइजेस्टिव एड की बात नहीं हुई, स्किन की बात नहीं हुई, एडिबल सोर्स की बात नहीं हुई, यूरोप की बात नहीं हुई, एस्पिरिन की बात नहीं हुई, लॉन्ग टर्म यूज़ की बात नहीं हुई, सैलिसिलिक एसिड का एक्सटर्नल यूज़ की बात नहीं हुई, प्लांट लाइफ की बात नहीं हुई, सिक चिल्ड्रन की बात नहीं हुई। बचा कौन सा हमारा, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट। ये बचा हमारा 7th। डिस्कवरी कौन सी, 5th सेंचुरी में बनी, हिपोक्रेट्स ने बनाई, बार्क ऑफ द वाइट ट्री से ये बनी थी। ये हो गई इसकी डिस्कवरी। डेवलपमेंट में क्या आएगा, डिस्टिल्ड में फॉर्म में थी, केमिकल की फॉर्म में आ गई, देन ये टैबलेट की फॉर्म में आ गई। ये इसमें क्या हुई, डेवलपमेंट, और ये सारी इसकी क्या है, डिस्कवरी। सो दैट्स वाई हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो आया 7th। सेकंड में क्या बोला कि ये वाइडली यूज़ की जाती है पेन किलर की तरह, लेकिन डर्माटोलॉजिस्ट क्या है, इसकी क्रीम है वो रिकमेंड करते हैं क्योंकि इसकी वजह से जो भी हमारी स्किन में प्रॉब्लम होती है, क्लॉग्ड सेल हो जाते हैं स्किन में, वो सारे इसके साथ ख़त्म हो जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है स्किन की टोन को अमिलोरेट करने के लिए। ठीक है, ये उसने बोला है कि स्किन के ऊपर इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पब्लिक की बात देखो नहीं हुई, डाइजेस्टिव की बात नहीं हुई, स्किन की बात हुई है, रिस्क उसने कोई नहीं बताया, एडिबल की बात नहीं हुई, यूरोप की बात नहीं हुई, साइड इफ़ेक्ट एस्पिरिन की बात नहीं हुई, ये ऑलरेडी हो चुका है, लॉन्ग टर्म यूज़ की बात नहीं हुई, चिल्ड्रन की बात नहीं हुई, प्लांट की बात नहीं हुई। बचा कौन सा हमारा, 9th, एक्सटर्नल यूज़ ऑफ सैलिसिलिक एसिड। एक्सटर्नल मतलब स्किन के ऊपर जो हमें क्रीम देते हैं वो स्किन के हम ऊपर लगाते हैं तो वो उसका एक्सटर्नल यूज़ है। अगर हम टैबलेट की फॉर्म में लेते तो वो इंटरनल यूज़ है। अब क्रीम की फॉर्म में हम इसको लगा रहे हैं सैलिसिलिक एसिड को तो वो उसका एक्सटर्नल यूज़ है। वो उसके एक्सटर्नल यूज़ के बारे में बता रहा है कि आप क्रीम को अगर लगाओगे तो आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, जो भी आपकी स्किन के ऊपर एक्ने वगैरह है सॉफ्ट हो जाएगी, कंप्लेक्शन अच्छा हो जाएगा, ब्राइटनिंग हो जाएगी, एनहांसिंग हो जाएगी। ठीक है, ये सारी उसने बता दी उसके एक्सटर्नल यूजेस। सो दैट्स वाई हमारा जो सेकंड आंसर है वो आएगा 9th। अब हम थर्ड को देखते हैं। उसने क्या बोला कि
चाहे ये एक माइल्ड केमिकल है, हार्श नहीं है, लेकिन इसको हार्मफुल भी प्रूफ किया गया है। अगर हम इसका यूज़ लंबे समय तक करते हैं तो हमारी स्किन के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन होती है, डिस्कलरेशन होता है, स्किन है की जो टोन होती है वो ख़राब हो जाती है, हमारी जो स्किन है वो क्या हो जाती है, डार्क हो जाती है। इन शॉर्ट इसमें उसने बताया है, साइड इफ़ेक्ट्स बताए हैं किसके, स्किन के ऊपर अप्लाई करने के सैलिसिलिक एसिड को। ठीक है, कि अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी, डिस्कलरेशन हो जाएगी, अनइवन स्किन टोन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखो, चिल्ड्रन की बात नहीं हुई, प्लांट लाइफ की बात नहीं हुई, एक्सटर्नल हो चुका है, लॉन्ग टर्म की बात हुई है, अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट की कोई बात नहीं हुई, डिस्कवरी डेवलपमेंट हो चुका है, एस्पिरिन की बात नहीं हुई, यूरोप की बात नहीं हुई, एडिबल सोर्स की बात नहीं हुई, पब्लिक की बात नहीं हुई, डाइजेस्टिव एड की बात नहीं हुई। बचा कौन सा हमारा, थर्ड, रिस्क ऑफ एप्लीकेशन टू द स्किन। कहते हैं कि अगर हम स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो इसके काफ़ी सारी रिस्क है। रिस्क कौन से, हाइपर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन हो जाएगी, कॉम्प्लेक्शन हमारा डार्क होना स्टार्ट हो जाएगा, ये इसके क्या होंगे, रिस्क। सो दैट्स वाई हमारा आंसर थर्ड आएगा। फिर हमारा पैराग्राफ डी में हमें बताया कि जो सैलिसिलिक एसिड है इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारी स्किन है उसको तो अच्छा करता है, लेकिन जो हमारा स्टमक है, जो हमारा इंटेस्टाइन है, उसमें भी जो भी प्रॉब्लम आती है वो भी इसके साथ अच्छा होना स्टार्ट हो जाती है। अब जो हमारा स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, वो किसके साथ रिलेटेड है, डाइजेशन के साथ रिलेटेड है। मीन्स फूड को डाइजेस्ट करने में हमारा जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि ये काफ़ी ज़्यादा स्टमक के लिए और इंटेस्टाइन के लिए बेटर है। तो जब हम यहाँ पर आए तो पब्लिक की बात नहीं हुई, रिस्क हो चुका है, एडिबल की बात नहीं हुई, यूरोप की बात नहीं हुई, एस्पिरिन की बात नहीं हुई, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट हो चुका है। ठीक है, अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट की बात नहीं हुई, चिल्ड्रन की बात नहीं हुई, प्लांट लाइफ की बात नहीं हुई, एक्सटर्नल हो चुका है। तो बचा कौन सा हमारा, यूजेस एज ए डाइजेस्टिव एड। इसको कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, डाइजेशन को बेटर करने के लिए हम सैलिसिलिक एसिड का यूज़ करते हैं। जो भी हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है और इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम आती है वो सारी सैलिसिलिक एसिड के कारण ख़त्म हो जाती है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा, डी का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें बोला कि ये एस्पिरिन की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। इसकी वजह से फीवर, एचेस और जो भी इन्फ्लामेशन है वो सारी इसके साथ ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हम इसका यूज़ लंबे समय तक करें तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जैसे अल्सर हो गया, स्टमक में इरिटेशन होगी, ब्लीडिंग होगी, काफ़ी ज़्यादा इसके साथ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है एस्पिरिन के साथ। और ये बच्चों को रिकमेंड नहीं की जाती, क्या, एस्पिरिन। ठीक है, क्योंकि इसके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अल्सर की, इरिटेशन की आना शुरू हो जाती है। तो जब हम यहाँ पर आएँ तो पब्लिक की बात नहीं हुई, डाइजेस्टिव हो चुका है, स्किन वाला हो चुका है, एडिबल की बात नहीं हुई, यूरोप की बात नहीं हुई, चिल्ड्रन की बात हुई है, लेकिन उन्होंने हमें बोला था कि चिल्ड्रन को नहीं देनी है। यहाँ पे है कि चिल्ड्रन को सजेस्ट की है, लेकिन वहाँ पे हम पढ़ के आए हैं कि ये रिकमेंड नहीं की जाती। ठीक है, उनको अवॉइड किया है कि इनको नहीं देनी है आप लोगों ने। सो प्लांट की बात नहीं हुई है, एक्सटर्नल हो चुका है, अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट की कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है। बचा कौन सा हमारा, एस्पिरिन की बात सिर्फ हमें सिक्स्थ है जो हमारा ऑप्शन उसमें ही मिली है। और साइड इफ़ेक्ट भी मैंने आपको बता दिए इसके, क्या, कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स थे, अल्सर, इरिटेशन, ब्लीडिंग होना इसके साथ स्टार्ट हो जाती है। सो दैट्स वाई हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, सिक्स्थ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एफ को। उसमें हमें बोला है कि ये ह्यूमंस के लिए भी अच्छी है, एनिमल्स के लिए भी अच्छी है, फ्लोरा के लिए भी अच्छी है। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स के लिए भी ये अच्छी है, क्योंकि इसकी हेल्प से क्या होता है, जो भी बैक्टीरियाज होते हैं, फंजाई होते हैं, इन्फेक्शंस होती हैं, वो सारी इसके साथ ख़त्म हो जाती हैं। जो किसके ऊपर आती हैं, प्लांट्स के ऊपर। जो भी इन्फेक्शन है, जो भी बैक्टीरियाज आते हैं वो सैलिसिलिक एसिड के कारण ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो पब्लिक की बात नहीं हुई, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। एडिबल सोर्स की बात नहीं हुई है।
ठीक है। यूरोप की बात नहीं हुई है, ये ऑलरेडी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट की बात नहीं हुई, एक्सटर्नल हो चुका है। चिल्ड्रन की बात नहीं हुई, बचा कौन सा, बेनिफिट बता दिए, बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाता है, इन्फेक्शन वगैरह ख़त्म हो जाती है। प्लांट की बात हमें डायरेक्ट वहाँ पे फ्लोरा गिवन था, ठीक है। सो दैट्स वाई हमारा इसका आंसर 10th आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट में हमें बोला है ये एक नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जो कि मोस्टली फ्रूट्स में होता है, जैसे बेरीज बोल दिया उन्होंने, सारे कीवी में होता है, टमाटोस में, इन सारे फ्रूट्स में सैलिसिलिक एसिड है वो पाया जाता है। वेजिटेबल्स में भी होता है, जैसे मशरूम, आलमंड्स, इस सभी में पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं उसमें भी सैलिसिलिक एसिड होता है, ठीक है। चाहे वो फ्रूट्स हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, कुछ भी है उसमें वो हमारा जो सैलिसिलिक एसिड है वो होता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर आए तो ये तो चिल्ड्रन की बात की नहीं, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। लॉन्ग टर्म की बात नहीं हुई, डिस्कवरी डेवलपमेंट हो चुका है, एस्पिरिन हो चुका है। यूरोप की बात हमने नहीं की, रिस्क भी हो चुका है, डाइजेस्टिव एड भी हो चुका है, पब्लिक की बात हमने नहीं की। बचा कौन सा हमारा, एडिबल सोर्स। एडिबल सोर्स होते हैं जो खाने पीने वाले सोर्स होते हैं, उसको हम एडिबल सोर्स बोलते हैं। सो उसने बोला था कि फ्रूट्स में भी होती हैं, वेजिटेबल्स में भी होता है क्या, सैलिसिलिक एसिड। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा, 4th। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। कहते हैं कि जो फिजिशियंस होते हैं वो भी इसका रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से जो भी हार्ट अटैक वगैरह है, ब्लड में क्लोटिंग हो जाती है, जो ब्लड हमारा जम जाता है वो सारी इसके साथ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसने बोला कि ये काफ़ी सारी बीमारियों से हमें बचाता है। इट इज़ नॉट सजेस्टेड दैट हेल्दी पीपल शुड स्टार्ट टेकिंग एस्पिरिन डेली। कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि जो पर्सन हेल्दी है वो भी स्टार्ट कर दे एस्पिरिन को लेना डेली बेसिस पे, क्योंकि इसके साथ काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है अगर हम इस लंबे समय तक इसका यूज़ करें। इसके साथ काफ़ी सारी बीमारियां हैं वो आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। किसकी वजह से, अगर हम इसका लंबे समय तक यूज़ करें। पहले तो उन्होंने बता दिया कि इसका यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक बोल दिया, स्ट्रोक बोल दिया, ब्लड क्लॉटिंग बोल दिया। इसके साथ ये सारी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन अगर हम इसका डेली बेसिस पे यूज़ करना स्टार्ट कर दें लंबे समय तक तो इस कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर आए, चिल्ड्रन की बात नहीं हुई है, पब्लिक की बात भी नहीं हुई है, ठीक है। ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी हो चुका था। यूरोप की बात नहीं हुई है, ये भी हो चुका 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 है। बचा कौन सा हमारा, अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट लॉन्ग टर्म यूज़। पहले तो उसने बता दिया कि इसका लंबे समय तक यूज़ करने से हमारे जो हार्ट अटैक वगैरह, स्ट्रोक है, ब्लड क्लॉटिंग है वो इसके साथ अच्छी होती है। फिर उसने बोल दिया कि अगर हम इसको लेते रहेंगे तो इसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाएगी, और इसका मतलब ये नहीं है कि जो हेल्दी पर्सन है वो भी इसका यूज़ स्टार्ट कर दे, ठीक है। सो इनअप्रोप्रिएट हो गया कि प्रॉब्लम इसके साथ आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और एप्रोप्रिएट क्या था कि इसके साथ जो कैंसर वगैरह है, हार्ट अटैक है, वो सारे इसके साथ ख़त्म हो जाते हैं। आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे यस नो नॉट गिवन। सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जो यस नो नॉट गिवन और जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं इनको सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी सेम ही होती है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, आपके जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सो गाइस ज़रूर चैनल को शेयर करो, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो है, सो एफर्ट्स लग रहे हैं। सो प्लीज़ ज़रूर चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो अब हम स्टार्ट करते हैं यस नो। सबसे पहले आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि यस कब आता है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मैं कनाडा जाऊंगी, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, तो जब हम पैसेज में गए
तो वहाँ पर भी अगर मुझे यही बात मिले कि मैं कनाडा जाऊँगी, तो आंसर बिल्कुल सेम है जो हमें क्वेश्चन में पूछा था। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? यस। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि मैं कनाडा जाऊंगी, लेकिन पैसेज में गिवन है कि मैं कनाडा नहीं जाऊंगी, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? नो। क्यों नो आया? क्योंकि यहाँ पे जाऊंगी गिवन था और यहाँ पर नहीं जाऊंगी गिवन है। सो स्टेटमेंट क्या हुई है? ऑपोजिट हुई है। जो हमें क्वेश्चन में पूछा था उससे ऑपोजिट बात हुई है, जाऊंगी और नहीं जाऊंगी। ठीक है, सो दैट्स वाई हमारा आंसर नो आएगा। नोट गिवन आने के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। क्वेश्चन क्या है? मैं कनाडा जाऊंगी। पहला पर्सपेक्टिव नोट गिवन का ये है कि अगर आपको हाफ डाटा मिल जाता है, जैसे कनाडा की बात मुझे मिल गई, लेकिन मुझे ये नहीं मिला पैसेज में कि मैं जाऊंगी कनाडा या फिर नहीं जाऊंगी। ठीक है, सिर्फ कनाडा मिला, मैं नहीं मिला, जाऊंगी या फिर नहीं जाऊंगी वो भी नहीं मिला। तो हमारा आंसर आएगा नॉट गिवन। दूसरा है कि मुझे कोई बात ही नहीं मिली, ना मुझे कनाडा की बात मिली, ना मुझे ये मिला कि मैं जाऊंगी या फिर नहीं जाऊंगी, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? नॉट गिवन आएगा। ओके, सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप अपने माइंड में रखोगे ना, तो आप इजीली अपने बैंड स्कोर को अमिलोरेट कर पाओगे और आपको कभी भी रीडिंग डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। ओके, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या गिवन है। द रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस कैटर्स फॉर ऑल ऑस्ट्रेलियन। अगर ये डॉक्टर है, सर्विस देता है सभी ऑस्ट्रेलियन को, ऑल ऑस्ट्रेलियन को, तो आंसर यस। अगर सभी को नहीं देता तो नो। अगर कोई बात ही नहीं की कि वो सभी को दे रहा है या फिर कम को दे रहा है, तो हमारा आंसर नॉट गिवन आएगा। ओके, सो हमारा कीवर्ड क्या हो गया? रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस और ऑस्ट्रेलियंस। ओके, तो जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे यहाँ पे मिला है रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस और मुझे ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे मिल चुका है। सो इसीलिए मैं डैम श्योर हो गई कि मेरी लोकेशन यहीं पर है। फाइंड आउट क्या करना है कि वो सभी को ट्रीट करता है या फिर पार्शली को करता है। अगर सभी को करेगा यस, अगर पार्शली को करेगा तो नो, अगर कोई बात ही नहीं हुई ट्रीट करने की तो नॉट गिवन। सो देखते हैं। द रॉयल फ्लाइंग डॉक्टर सर्विस over the past century provide medical services to those in the outback। उसने क्या बोला? सिर्फ वो उन लोगों को सर्विस देता था जो आउटबैक में रहते हैं, उनको सर्विस मिलती थी। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ऑल गिवन है, लेकिन यहाँ पे हमें जस्ट गिवन है कि वो आउटबैक वालों को ही सर्विस देता था। दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा? नो आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हुई है। ऑल की जगह हमें वहाँ पे आउटबैक वालों को ही वो सर्विस देता था। सो दैट्स वाई हमारा जो फर्स्ट आंसर है वो क्या आएगा? नो। ओके, आई होप अच्छे से क्लियर होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। द फर्स्ट फ्लाइंग डॉक्टर वॉज ल्यूटिनेंट पी। अगर वो फर्स्ट फ्लाइंग डॉक्टर है तो आंसर यस, अगर नहीं है नो, अगर कोई बात ही नहीं हुई डॉक्टर की फ्लाइंग की तो नॉट गिवन। ओके, तो जब हम यहाँ पर आए तो ल्यूटिनेंट की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी बात ही नहीं की हुई डॉक्टर की, कोई बात नहीं हुई डॉक्टर की, कोई फर्स्ट की बात ही नहीं हुई है। पूरे पैराग्राफ को आप अच्छे से रीड कर लो, कोई बात नहीं हुई, जस्ट ल्यूटिनेंट मिला। ठीक है, उसने जस्ट इसमें यही बोला है कि आइडिया कौन लेकर आया था? ल्यूटिनेंट लेकर आया था, लेकिन ये नहीं बोला कि वो फर्स्ट डॉक्टर था। डॉक्टर की तो बात ही नहीं हुई है इसमें। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा? नॉट गिवन आएगा। जस्ट ल्यूटिनेंट मिला, ये कुछ भी नहीं मिला हमें।
नेक्स्ट गिवन है हमें जो RFDS है वो मई 1928 में स्टार्ट हुआ था। एक तो हमारा कीवर्ड हो गया 1928 और दूसरा कमेंस, ठीक है। तो 1928 की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है और कमेंस की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो अब हम रीड करते हैं। उसने बोला 15 मई में उन्होंने बिजनेस को कमेंस किया, मीन्स स्टार्ट किया। क्यूंसलैंड में उन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया 15 मई को। उसके 2 दिन बाद वहाँ से जो फर्स्ट फ्लाइट है वो टेक ऑफ हुई। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने आपको डेट्स को चेंज किया, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि वो मई मंथ में ही स्टार्ट हुआ है। तो हाँ, तो वो मई मंथ में ही स्टार्ट हुआ है, यानी कि वो 2 दिन बाद 17 मई को स्टार्ट हुआ है, ठीक है। मंथ भी सेम है, ईयर भी 1928 ही रहेगा 2 दिन बाद। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या आएगा, यस आएगा। उन्होंने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको 15 और 17 के बीच में कंफ्यूज किया है। सो इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, यस आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट तो बिल्कुल मैच हुई है ना। वो स्टार्ट तो मई मंथ में हुआ है, चाहे कौन सी डेट को भी हो, ईयर भी सेम है, मंथ भी सेम है। सो दैट्स वाई आंसर हमारा यस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो लॉन्गर फ्लाइट्स हैं वो अंडरटेक होती हैं डिस्क्रिशन ऑफ पायलट। अगर वो पायलट के डिस्क्रिशन में होती हैं तो आंसर यस, अगर नहीं होती हैं तो नो, अगर कोई बात ही नहीं हुई तो नॉट गिवन। हमने कीवर्ड मार्क कर लिया लॉन्गर फ्लाइट्स और पायलट, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो मुझे इस पैराग्राफ में कोई बात ही नहीं मिली पायलट की, तो पायलट मुझे यहाँ भी मिला, लेकिन यहाँ पे कोई भी लॉन्गर फ्लाइट की बात ही नहीं हुई है, कुछ और ही बात करने लग पड़े हैं वो पायलट के साथ। सो इट मीन्स हमें सिर्फ हाफ इंफॉर्मेशन गिवन है। हाफ कौन सी, पायलट की बात गिवन है, लॉन्गर फ्लाइट्स की डिस्क्रिशन की कोई बात हमें नहीं गिवन है। सो दैट्स वाई हमारा आंसर आ जाएगा नॉट गिवन। ओके, आई होप अच्छे से आपको क्लियर होगा। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन का, उसमें हमें बोला है कि जो RFDS है उसके पास कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं था जब वो बनी थी, तब उसके पास कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं था। तो जब हम यहाँ पर आए तो मुझे इस पैराग्राफ में एयरक्राफ्ट की कोई बात नहीं मिली और यहाँ पे मुझे एयरक्राफ्ट मिला है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसके पास थे या फिर नहीं थे। देखो, द फ्लाइंग डॉक्टर कंट्रैक्टेड एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड पायलट्स टू फ्लाई इट्स मेडिकल स्टाफ वेयर दे वर नीडेड। देखो, उसने क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था किनके साथ, एयरक्राफ्ट के ऑनर्स के साथ और पायलट्स के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आप मेरे को अपने पायलट्स और एयरक्राफ्ट दे देना जब मुझे चाहिए हो। तो इट मीन्स कि उनके पास खुद के तो नहीं थे एयरक्राफ्ट्स। सो दैट्स वाई हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल मैच हुई है, उनके पास कोई भी खुद का एयरक्राफ्ट नहीं था। सो दैट्स वाई आंसर क्या हो गया हमारा, यस। ओके, जस्ट कंफ्यूज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ किया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक किया था पायलट के साथ, दूसरा ऑनर्स के साथ, कि आप मेरे को पायलट्स भी दे देना, एयरक्राफ्ट भी दे देना जब मुझे ज़रूरत होगी। सो इट मीन्स कि ये जो RFDS है इनके पास खुद के एयरक्राफ्ट नहीं थे। सो हमारा आंसर आ गया यस। ओके, सो आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल लगी होगी। सो इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। अगर आपको चाहिए पार्ट 2, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।